और चलते हैं थोड़ा वैल्यू बैंक के लिहाज से बात करने के लिए। और हमारे साथ इस क्रम में श्री हर्ष उपाध्याय, CIO इक्विटी कोटक महिंद्रा AMC के जुड़ चुके हैं। हर्ष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार का यू टर्न इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को लिया ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद, और सडनली विक्स का बढ़ना, वोलेटिलिटी इंडेक्स का बढ़ना, इसके बावजूद कि US मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वहाँ पे एक कमज़ोर जॉब रिपोर्ट थी। क्या बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्या हम थोड़ा सा इलेक्शन मोड में आ रहे हैं? क्या हम वो नर्वसनेस आपको बाजार में दिखाई दे रही है हर्षा जी इस वक्त? ये इलेक्शन के वजह से है या और वजह से है वो बोलना तो मुश्किल है, लेकिन जरूर नर्वसनेस हायर वैल्यूएशन लेवल पे दिखाई दे रहा है। ये मार्च महीने से हमको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। हर 2-3 हफ्ते में एक बार थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी मार्केट में नजर आ रहा है। और जैसे देखिए, अगर अर्निंग्स सीजन को देखते हैं तो करीब 55-60% कंपनीज अभी तक रिजल्ट्स अनाउंस कर चुके हैं। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो पिछले के जो कुछ कंपनीज होते हैं उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते, यही ट्रेंड दिखाई देता है। तो उस हिसाब से भी लगता है कि हायर वैल्यूएशन लेवल्स पे कोई नया पॉजिटिव ट्रिगर शायद मार्केट के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसी की वजह से हो सकता है कि इस लेवल पे और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज रहे। ओके हर्षा जी, अब तक का जिस प्रकार का ये अर्निंग सीजन रहा, जिसमें मोटे तौर पे हमें एटलीस्ट कम से कम नहीं तो PSU नहीं, प्राइवेट बैंकों का पूरा सेंस मिल गया। चाहे वो ICICI बैंक रहा, चाहे वो HDFC बैंक रहा, चाहे वो एक्सिस बैंक रहा, अब तक के प्राइवेट बैंकों के नंबर्स आपको लगे कैसे? और यहाँ से ऊपर की जर्नी तय करने के लिए जिस प्रकार के NIMs रहे इस क्वार्टर में, या जिस प्रकार की नेट इंटरेस्ट इनकम रही, क्या वेल प्लेस्ड हैं ये प्राइवेट बैंक्स के स्टॉक्स? क्योंकि अगर आप देखें तो ICICI बैंक एट ऑल टाइम हाई, मैं आपसे स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट क्या स्पेस है प्राइवेट बैंक्स में अभी भी चेस करने लायक? देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी कुछ वक्त पहले डिस्कशन किए हुए हैं। अगर आप वैल्यूएशंस को देखते हैं तो शायद लार्ज कैप प्राइवेट बैंक एक ही ऐसा स्पेस होगा जहां पे वैल्यूएशंस प्री कोविड लेवल से भी शायद नीचे के लेवल पे आज के दिन में मिल रहे हैं। अगर आप नतीजों की बात करें तो नतीजे कुछ खास होने का कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो नतीजे आए हैं उसमें कोई नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट ऐसे लगता है कि जितना बहुत एक्सपेक्टेशन से बेहतर आ सकता था उतना तो आया ही है। तो हमें लगता है कि एक तरफ से यहाँ पे बॉटमिंग आउट हो रहा है प्राइवेट बैंक्स का। जरूर कुछ हेडविंड्स है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, अभी भी डिपॉजिट ग्रोथ इतने कुछ खास ग्रोथ रेट दिखाई नहीं दे रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी जैसे आपने भी जिक्र किया, हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाए शॉर्ट टर्म में। लेकिन ओवरऑल अगर आपको एक तरफ से डिफेंसिव पोजीशनिंग रखना है पोर्टफोलियो में तो जरूर लार्ज कैप बैंक्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो ये एक बढ़िया सेक्टर ही रहेगा, क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ 7.5% के आसपास चलना है तो क्रेडिट ग्रोथ तो जरूर रहेगा, होना चाहिए। और उस क्रेडिट ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल सिस्टम या लार्ज कैप बैंकिंग स्पेस डेफिनेटली एक ज्यादा सपोर्ट देने वाली चीज रहेगी। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि और थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए, लेकिन जरूर वैल्यूएशन कंफर्ट है तो यहाँ से एक तरफ से पॉजिटिव होना चालू करना चाहिए। हर्षा, ये आज जो या ओवर द वीकेंड जो RBI की गाइडलाइंस आई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग पर, अब उससे क्या निकाला जाए? क्योंकि कुछ और क्लैरिटी की बातचीत कुछ जानकार कह रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स क्लियरली कहती है PFC, REC, इरेडा पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, स्पेशली PSU बैंक जो साथ मिलकर यहाँ पर बिग टिकट प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं। क्या इम्प्लीकेशंस रह सकते हैं? देखिए, जो नए गाइडलाइंस है ये एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि एक प्रूडेंट फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, क्योंकि पिछला जो साइकिल था वहाँ पे काफी सारे एक्सेसेस दिखाई दिए थे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट को देखते हुए, और उसी तरफ से नेक्स्ट फेज में नहीं होना चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए RBI ने एक कदम उठाया है जहाँ पे कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं प्रोविजनिंग लेवल्स के हिसाब से, और ये एप्लीकेबल होगा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और ये जो कमर्शियल रियल एस्टेट लेंडिंग के लिए। तो जरूर प्रोविजनिंग लेवल्स बढ़ेंगे यहाँ पे जितने भी लेंडिंग होगा उसके ऊपर, लेकिन
लेकिन प्रोविजनिंग का मतलब ये नहीं है कि वहां पे लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो एक प्रूडेंट स्टेप है जहां पे लॉस होने से पहले ही एक बार आप प्रोवाइड करके रखते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट ठीक ठाक चल जाता है और ऑपरेशनलाइज हो जाता है और पेमेंट्स आने लगते हैं तो वो प्रोविजंस भी वापस आ जाते हैं। तो इससे बहुत बड़ा नेगेटिव ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन जरूर कैपिटल एडिक्वेसी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, आपके रिटर्न ऑन इक्विटी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। वो भी आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जैसे कि कुछ कंपनीज होंगे जिनका पूरा का पूरा जो बिजनेस रहेगा वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से आता है, वहां पे ज्यादातर इम्पैक्ट रहेगा ये प्रोविजनिंग लेवल का। लेकिन अगर आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस को देखेंगे, वहां पे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, कमर्शियल रियल एस्टेट फाइनेंसिंग इतने बहुत बड़ा प्रोपोर्शन नहीं बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से वहां पे इतना खास इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ओवरऑल हमें लगता है कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बहुत अच्छा स्टेप है। जरूर थोड़ा बहुत नेगेटिव रिपरकशंस रहेंगे शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ये सब स्टॉक्स भी बहुत अच्छे किए हुए हैं, परफॉर्मेंस दिए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बिजनेस वाइज ये एक तरफ से स्ट्रेंथ बढ़ा के आउट काम होगा यहाँ से। अब लेट्स सी यहाँ पर क्या फॉल आउट आता है। लेकिन एक और स्पेस जिस पर मैं आपकी राय लेना चाहूँगी वो ऑफ कोर्स कमोडिटी प्ले एंड स्पेशली गोल्ड कंपनियां, जहाँ पर टाइटन के नंबर्स हमने देखे। टाइटन बेसिकली कहता है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, वो इनको थोड़ा सा इनके नंबर्स पर दबाव डाल रहा है। मार्जिन्स वैसे भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा है ये गोल्ड की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये एक स्पेस था जहां पर बैठे बैठे आसानी से अच्छा खासा पैसा बन जाता था। क्या अप्रोच रहेगी इन गोल्ड कंपनियों में, स्पेशली बिग बॉयज लाइक टाइटन? देखिए, इसमें स्टॉक स्पेसिफिक कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप ज्वेलरी सेगमेंट को देखते हैं तो वहाँ पे वैल्यूएशंस काफी महंगे हो चुके थे, और जो हमें दिखाई दे रहा है अभी कि एक तरफ से गोल्ड के जो कीमत बढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे एक मार्जिन पे एक प्रेशर आ रहा है, डाउनवर्ड प्रेशर, और कंपटीशन भी, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस सेगमेंट में बहुत बड़ा सेगमेंट है, वहाँ से भी कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों चीजों की वजह से जरूर जो प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस था वो मीट कर नहीं पा रहे हैं कंपनीज। इस माहौल में जहाँ पे वैल्यूएशंस ऑलरेडी महंगे हैं और आपके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रहे हैं, तो जरूर वहाँ पे डाउनसाइड वोलेटिलिटी दिखाई देगा, और वही हमें ज्वेलरी सेगमेंट में दिखाई दे रहा है। अच्छा हर्षा जी, एफएमसीजी पे आपका टेक क्या है? अब यहाँ पे एक दो पॉकेट्स तो हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ है, फॉर इंस्टेंस टाटा कंज्यूमर लास्ट नंबर्स के बाद गोदरेज सीपी, लेकिन ओवरऑल जिसे कहते हैं ना, आई मीन सेक्टोरियल ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, वो कहना अभी भी अगर आप देखें तो एक वाजिब परिस्थिति नहीं होगी। स्टॉक्स लाइक एचयूएल बहुत ख़राब परिस्थिति में है, मैरिको, डाबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। एक सेकुलर बाइंग इन एफएमसीजी, इसके सर्कमस्टेंसेस आपको ड्यूरिंग दिस मानसून या फिर पोस्ट मानसून क्या नज़र आ रहे हैं? क्या बाइंग का स्कोप आपको इस वक्त एफएमसीजी में नज़र आ रहा है क्या? देखिए, अभी भी कोई एक कॉमन पॉजिटिव ट्रेड एफएमसीजी सेक्टर में दिखाई नहीं दे रहा। एक ही पॉजिटिव अगर हम देखते हैं तो यही है कि यहाँ पे पिछले कुछ तिमाही में इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, और एक तरफ से अंडर परफॉर्मेंस है। तो अगर मार्केट्स में डाउनसाइड वोलेटिलिटी बढ़ता है तो शायद यहाँ पे आपको सेफ्टी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ ग्रीन शूट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ के बारे में हम पूरे सेक्टर वाइड बोल सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा ग्रोथ आगे जाके दिखाई देगा और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा। ये सब अनुमान अभी लगा नहीं सकते, लेकिन हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशन है मानसून इस बार अच्छे होने की, अगर वो हो जाता है तो हो सकता है कि 2-3 तिमाही में यहाँ पे थोड़ा बहुत अपटिक आपको कंजम्पशन ट्रेंड्स में दिखाई देंगे। लेकिन आज के टाइम पे ये एक तरफ से अंडरवेट एक्सपोजर रख के वॉच आउट करना बेटर रहेगा इस सेक्टर में। तो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हर्षा जी का यहाँ पर एफएमसीजी बास्केट में नहीं है। हाँ, वो बात दूसरी है कि इंडिविजुअल पॉकेट्स में आई मीन स्ट्रेंथ है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, बट एक सेकुलर आई थिंक मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं है। हर्षा जी, इस बार कुछ स्टॉक्स को आपने मूव करते देखा, और वो थे
वाइट गुड सेगमेंट में लुक एट वोल्टास एट ऑल टाइम हाई, आप हेवल्स को देखिए काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। मेरे ख्याल से ये 1-1.5 साल के पॉज के बाद आई थिंक जो प्रीवियस हाइज थे इनके CY22 में क्रिएट हुए थे, यहाँ पे एक बार फिर से स्विंग्स विजिबल हैं, स्ट्रेंथ है, बाइंग अच्छी है। अभी हम कुछ देर पहले एक कंपनी से मुखातिब हो रहे थे, आई थिंक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वो खुद अपनी आई थिंक राजस्थान में एक AC यूनिट लगा रहे हैं। क्या वाइट गुड को चेस करने का वक्त है अभी एटलीस्ट इस वक्त? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स देखते हैं तो वॉल्यूम ग्रोथ का जो ट्रेंड है या डिमांड इंडिकेटर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो वॉल्यूम ग्रोथ हमें दिखाई दिया है पिछले कुछ महीनों से, वो शायद यहाँ से भी आगे कंटिन्यू होना चाहिए। मार्जिन्स अभी तक एक तरफ से कंसोलिडेट हो रहे हैं या थोड़ा बहुत प्रेशर में है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मार्जिन गेन्स दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जरूर इतने ऑपरेटिंग लेवरेज अगर इंडस्ट्री में आता है तो आगे जाके मार्जिन्स भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि जरूर इस सेगमेंट में एक ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप कंजम्पशन ओवरऑल देखते हैं तो मास मार्केट कंजम्पशन पे अभी भी हमारा व्यू, जैसे हमने भी पहले डिस्कस किए हैं, तो अभी भी थोड़ा बहुत नेगेटिव ही चल रहा है। लेकिन जहाँ पे हायर टिकट कंजम्पशन है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, वहाँ पे हमें लगता है कि ट्रेंड्स काफी ठीक ठाक है और जरूर यहाँ से भी यहाँ पे वेल्थ क्रिएट हो सकता है। ओके, ये बेसिकली कंजम्पशन थीम पर एक और पॉकेट जो कंजम्पशन थीम से ही जुड़ा हुआ है वो है प्रॉपर्टी काउंटर्स। और रियल एस्टेट में हमने देखा है किस तरह से इन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है। आज ऑफ कोर्स लाइमलाइट में सभी काउंटर्स आए हैं क्योंकि गोदरेज ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स FY25 का अपडेट दिया और उम्मीद यही है कि बाकी कंपनियों की तरफ से भी उसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा या फिर एक्सपेक्टेशन रहेगी। वैल्यूएशन के तौर पर हर्षा जी यहाँ पर कैसी पोजीशनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां एक बहुत तगड़ा रन दिखा चुकी हैं ईयर टू डेट। अब यहाँ से आगे क्या उम्मीद करें? देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की है, मार्केट में कुछ ही ऐसे सेगमेंट्स होंगे जहां पे वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा कंफर्ट हो, क्योंकि मार्केट बहुत महंगे वैल्यूएशंस पे आज के दिन में चल रहा है। तो बैंकिंग, लार्ज कैप बैंकिंग का जो स्पेस है, उसके अलावा शायद ही ऐसा कुछ स्पेस होगा जहाँ पे वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा कंफर्ट होगा। और रियल एस्टेट स्पेसिफिकली कुछ पिछले कुछ महीनों से काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आया हुआ है, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन यहाँ पे काफी महंगे हैं। लेकिन जरूर आप 12-15 साल का जो साइकिल है वो टर्न हुआ है और अभी हमें अच्छा खासा डिमांड दिखाई दे रहा है और इन्वेंट्री लेवल जो इंडस्ट्री में है वो भी काफी कम हो चुके हैं। एंड ओवरऑल जो अफोर्डेबिलिटी है कंज्यूमर्स का, वो भी ओवरऑल एक तरफ से इस सेक्टर से अभी भी पैसा बन सकता है, लेकिन जरूर वैल्यूएशंस को नजर पे रखना चाहिए, क्योंकि हर वैल्यूएशंस पे जैसे जैसे वैल्यूएशंस इंक्रीज होंगे वोलेटिलिटी भी उतने ही बढ़ते रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोई फोकस नहीं रखना चाहिए इस सेक्टर पे। मोस्टली मीडियम टू लॉन्ग टर्म फोकस लेके यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक फाइनल सवाल मेरा हर्षा आपसे, मार्केट इंटरमीडियरीज, अब उन पर आपकी क्या राय है और क्या आपने इस पॉकेट में पोजीशन ली है? जरूर हमारे कुछ पोर्टफोलियोज में मार्केट इंटरमीडियरीज पे पोजीशंस है। देखिए, कैपिटल मार्केट में जो तेजी नजर आ रहा है तो उसका बेनिफिट्स तो काफी सारे इंटरमीडियरीज पे भी आएगा, जैसे कि ब्रोकिंग कंपनीज हो गए या दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस या दूसरे जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे जरूर आगे भी जाके हमें एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है। तो विद इन फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पे थोड़ा बहुत फोकस तो रखना ही चाहिए। हमारे लिए समय निकालने के लिए। अच्छा, इस बीच हम डीलिंग रूम